नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज प्रश्नों को देखने वाले हैं, वह भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा विश्वास है कि अगर जैक बोर्ड या कोई और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 30 प्रश्न एमसीक्यू पूछा जा रहा है तो उसमें ज्योग्राफी का जो भी प्रश्न बनेगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन सा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हुआ था, मतलब कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में जो कमी आया था पंजाब में, उसका कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाता है? सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में किया जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। काली मृदा से एक प्रश्न पूछा जाता है कि काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मृदा में कपास उगाई जाती है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है? तो जो ऑप्शन 1 दिख रहा है, जल, पवन ऊर्जा, ये तीनों नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका दोहन करने के बाद भी वह समाप्त नहीं होता है, मतलब कि उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिसका पुनः उपयोग संभव हो, उसको बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन में है बाग, जल संसाधन, शमशान और चारण भूमि। तो जो राष्ट्रीय संसाधन है उस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। मैं इससे रिलेटेड जो वीडियो है डिटेल में बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाए और जाके देख लें। आज मैं केवल एमसीक्यू को देखूंगा, वह भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, मतलब कि क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद केवल ऑप्शन टिक कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? तो जल संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी, मतलब कि उत्तरी भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, उसे प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो जल, खनिज, भूमि तीनों प्राकृतिक संसाधन है, जबकि भवन क्या है? तो भवन मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? भवन नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन नवीकरणीय संसाधन है? इनमें से जो नवीकरणीय संसाधन है वह ज्वारीय ऊर्जा है, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय आप तो जानते हैं। नवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है, जिसका निर्माण संभव है, पुनः निर्माण संभव है, और अनवीकरणीय जिसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय और योग्य संसाधन का उदाहरण कौन है? तो इसमें से देखिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन सौर ऊर्जा है, और ऊपर में क्या देखा? ज्वारीय ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? और जल ऊर्जा, ये सब सारा क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो पूर्वी तट का नदी डेल्टा होता है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं जो होती है, मतलब कि पूर्वी तट में क्या है? नदी डेल्टा बनाती है, तो उसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डेल्टा वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है?
तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव एवं अजैव। जैव जिसमें जान होगा और अजैव जिसमें जान नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन नहीं है। तो इनमें से नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो है वह नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जो जीवों के अंश से प्राप्त होते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बल्कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो लौह धातु की अधिकता किस में होती है? काली मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन कौन है? तो जैव संसाधन कौन है इसमें बताइए। तो देखिए, भूमि में जान नहीं होता है, जल में जान नहीं है, चट्टान में जान नहीं है, तो मानव में जान होता है। मतलब जिसमें जान हो वह जैव संसाधन है। तो मानव एक प्रकार का जैव संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो मैंने ऊपर बताया कि कपास की खेती जो होता है कौन सी मृदा में अधिक होती है। तो कपास उत्पादन के लिए काली मृदा आवश्यक है। कौन सी मृदा? काली मृदा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो कौन सी मृदा रेतीली और लवणीय होती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है वह रेतीली होगी, मतलब उसमें बालू होगा। तो मरुस्थल में बालू होता है, तो आमतौर पर मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है। तो देखिए, इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है। समोच्च जोताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला बनाना, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो इनमें से किसी मृदा संरक्षण नहीं होता है बोल रहा है। तो समोच्च जोताई से मृदा का संरक्षण होता है, मतलब मृदा बहती नहीं है। पट्टीदार कृषि से भी नहीं बहती है, रक्षक मेखला बनाने से भी नहीं बहती है, और ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर अगर हल चलाएंगे, बताइए इस तरह ऊपर से अगर नीचे की ओर हल चलाएंगे तो भाई ऊपर में अगर पानी पड़ेगा सारी मृदा को तो बहा के ले जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से क्या होगा? मृदा संरक्षण नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुन मृदा कहा जाता है। तो रेगुन मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा को ही रेगुन मृदा कहा जाता है। काली मृदा से देखिए क्या प्रश्न याद रखना कि काली मृदा अधिक कहाँ पाई जाती है। तो गुजरात में। काली मृदा में कौन सी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। काली मृदा को और क्या कहा जाता है? तो रेगुन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं। तो कंकर किस में अधिक पाए जाते हैं? बांगर में। बांगर जो मृदा है उसमें कंकर अधिक पाए जाते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन। क्या? रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, मतलब कहाँ आयोजित किया गया था। तो ब्राजील में है रियो डी जेनेरी। पूछा जाता है कि रियो डी जेनेरी कहाँ है, तो ब्राजील में है। और जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरी में, जो कि ब्राजील में है। और कब हुआ था? 1992 में। तो इसको आपको अवश्य याद रखना है, पूछे जाने की अति संभावना है, प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन को पूछने की। अगला प्रश्न है भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। तो मैदान 43% भाग पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण मतलब जैव संसाधन, तो पशु एक जैव संसाधन है। अगला प्रश्न है सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है। तो सड़क व नहर जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो वह राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरी में 1992 में हुआ था। तो दोनों चीज़ याद रखना है कि कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरी ब्राज़ील में, और कब हुआ था? 1992 में। कौन सा सम्मेलन है भाई? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाती है पूछा जाता तो क्या आंसर होता? पाई जाती है अगर पूछा जाता तो गुजरात आंसर होता, और नहीं पाई जाती है तो गुजरात से निकटवर्ती इलाके में पाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पर राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समाप्यता के आधार पे, किसके आधार पे? समाप्यता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, समाप्त होने वाले आधार पे, समाप्यता के आधार पे 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं। मतलब यहाँ एक लाइन पकड़ी, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, जो वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती है? तो भूमि निम्नीकरण में देखिए, भूमि निम्नीकरण मतलब कि भूमि का उपजाऊपन में कमी आना। ठीक है, तो वनों की कटाई से भूमि का निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण अगर करें तब भी भूमि निम्नीकरण होता है। खनन करने से भी भूमि निम्नीकरण होता है। परंतु अगर हम मधुमक्खी का पालन करेंगे तो बताइए भूमि निम्नीकरण होगा? नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, कि मधुमक्खी पालन से भूमि निम्नीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? बताइए। देखिए क्या दिया है, दूध देने वाली गाय। गाय में जान है या नहीं है? गाय में जान है, तो जिसमें जान होगा, सिंपल बात, जैव संसाधन। तो आपके घर में दूध देने वाली गाय, तो गाय किस प्रकार का संसाधन है? तो गाय जैव संसाधन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस भूमि पर क्या है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ खेती किया जा सकता है उसे कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। बंजर भूमि में तो खेती होता ही नहीं है। चारागाह तो जहाँ पे पशु का चारण किया जाता है, वन भूमि जहाँ जंगल क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? ठीक है, तो किसका प्रकार है बांगर और खादर? तो बांगर और खादर जलोढ़ मृदा का प्रकार है। ठीक है, डिटेल वीडियो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो कोयला भाई नवीकरणीय संसाधन तो है ही नहीं, अनवीकरणीय संसाधन है। जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा सब तो नवीकरणीय संसाधन। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? तो 200 किलोमीटर के बाद। कितना? 200 किलोमीटर के बाद कोई भी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है। मतलब कि अगर ये देश की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक अगर 200 किलोमीटर है, तो यहाँ तक का जो महासागर होगा इस पे किसी देश का हक होगा जिसका बाउंड्री यहाँ तक शेयर कर। बाकी इसके बाद का जो क्षेत्र बच रहा है उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो पठारी भाग कितना है? पठारी भाग है 27%। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। पठारी भाग कितना परसेंट है? तो 27% लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन जल के कारण तो होता है, वायु के कारण भी होता है, वनों की कटाई के कारण भी होता है, पर हिम के कारण मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर पवन ले जा रहा है उड़ा के तो पवन अपरदन कहलाएगा ना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो कोयला और खनिज का प्रचुर भंडार कहाँ कहाँ है? तो देखिए, झारखंड में है कोयला, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी। तो ये तीनों राज्य में कोयला और खनिजों का प्रचुर भंडार भारत में पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जेएमसी, क्या? जेएमसी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों जीवाश्म ईंधन के आधार संचय के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो जो 27% क्षेत्र है, 27% क्षेत्र है जहाँ पे खनिज, जीवाश्म ईंधन और संचय के रूप में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर जो खनिज और जीवाश्म ईंधन है वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पठारी क्षेत्र में। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इससे जितने एमसीक्यू बनते हैं उसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और पुरानी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है। तो बताइए कौन सा कारण नहीं है। तो कृषि का प्रसार करेंगे तो वनस्पति जात और पुरानी जात का ह्रास होगा। वृहद स्तरीय विकास परियोजना भी लाएंगे तो उससे भी ह्रास होगा। तो कृषि प्रसार से भी होगा, इससे भी होगा। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण करेंगे तो उससे भी होगा। तो पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, अगर मान लीजिए कि आप पशु चरा रहे हैं और ईंधन वाली लकड़ी को एकत्रित करते हैं तो इससे वनस्पति जात और प्राणी जात का कोई ह्रास नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। मतलब इसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास बोले तो कमी। तो कमी किससे नहीं हो रहा है, तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। मतलब कि किसके कारण समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होता है संरक्षण में। तो संयुक्त वन प्रबंधन का होता है, चिपको आंदोलन में भी हुआ था, बीज आज बचाओ आंदोलन में हुआ था। जबकि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन से कोई भी समुदाय का सीधी भागीदारी इसमें नहीं होता है। इसमें समुदाय भाग लेता है, ग्रुप भाग लेते हैं। चिपको आंदोलन में भी ग्रुप भाग लिए थे, बीज बचाओ आंदोलन में भी ग्रुप का भाग लिए थे। पर जो पशु विहार होता है इसमें कोई ग्रुप कैसे भाग लेंगे, उसमें तो बाउंड्री किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती हैं। तो वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है उसे क्या बोला जाता है, संकटग्रस्त जातियां बोला जाता है। लुप्त होने का खतरा है, लुप्त नहीं हुआ है। अगर लुप्त हो जाता तो क्या बोलते हैं, लुप्त जातियां बोलते हैं। पर इस पर संकट मंडरा रहा है, लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लुप्त जाति का उदाहरण कौन सा है। तो जो मेरा एशियाई चीता है, कौन सा, एशियाई चीता मेरा लुप्त जाति का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जिसका मालिक सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होता है उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन है। तो वन सबसे अधिक बोला जाए, सर्वाधिक अस्थायी वन तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और बाघों की संख्या भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्थानिक जाति का उदाहरण कौन सा है। तो स्थानिक जाति का उदाहरण जो स्थानीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो स्थानीय क्षेत्र में कौन पाया जाएगा बताइए, निकोबारी कबूतर। देखिए निकोबार जो अंडमान निकोबार क्षेत्र में, स्थान का नाम सहित है। ठीक है, तो जो कोई खास स्थान पाया जाता है उसी को बोला जाता है स्थानिक जाति, जो कि निकोबारी कबूतर एक क्या है, स्थानिक जाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया। तो वन्य जीवन अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे 3-4 अधिनियम है जिसको आपको याद रखना है, जो वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये राइट आंसर होगा। 1972 में आया था भारतीय वन्य जीवन अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, वह कहाँ है। तो सुंदरवन कुछ भी मिलेगा भाई, तो आप पश्चिम बंगाल आंसर मार के आ जाइएगा, आपका 100% सही होगा। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़। देखिए बांधवगढ़ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बक्सर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा, बक्सर कहाँ पे है, बक्सर टाइगर रिजर्व तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और अभी इसके पहले मैंने देखा, क्या देखा था, वन्यजीव प्रबंधन कब आया था, 1972 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया ना, कि वन्यजीव अधिनियम कब आया था, तो 1972 में, और टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना तो 1973 में। ठीक है, और अभी प्रश्न मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जाति है। दुर्लभ जाति जो बहुत कम मिलता है, तो हॉर्नबिल एक दुर्लभ जाति है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुभेदी जाति है। सुभेदी जाति कौन सा है बताइए। तो गंगा नदी डॉल्फिन एक सुभेदी जाति है। ठीक है, सुभेदी जाति, इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो लगभग 47,000 वनस्पति की प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरण की रक्षा के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है,
तो बिश्नोई जनजाति, कौन सी? बिश्नोई जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हिमालयन अव क्या है? तो हिमालयन अव एक औषधीय पौधा है। क्या है? हिमालयन अव हिमालय में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हर कोई जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। अगर वही झारखंड का पूछता तो क्या होता? कोयल। अगला प्रश्न है 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त मतलब समाप्त हो चुका है, तो किसे विलुप्त घोषित किया जा चुका है? तो एशियाई चीता को। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मानस बाघ रिजर्व, कौन सा? मानस बाघ रिजर्व कहाँ है? तो असम में है। मानस कहाँ है? असम में। ठीक है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित एक क्या था? आंदोलन था। ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? तो संकटग्रस्त, देखिए मतलब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है वह कितनी श्रेणियों में जीवों को बांटा है? कितने भागों में? तो संकटग्रस्त जाति में, दुर्लभ जाति में और लुप्त जातियों में। लुप्त जो समाप्त हो चुका है, संकटग्रस्त जो एकदम समाप्त होने को है, और दुर्लभ जातियाँ जो बहुत कम पाई जाती हैं। तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व का कितना प्रतिशत उपजाति भारत में पाई जाती है? कितना % भारत में पाया जाता है उपजाति विश्व का? तो विश्व की लगभग 8% उपजातियाँ जो है वह भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गुलाबी सिर वाला बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाला बतख तो लुप्त है, ये भी लुप्त हो चुकी है। गुलाबी सिर वाला बतख आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन सा है? तो जैव विविधता को कम करने वाले कारक तो वन्य जीव के आवास का विनाश। मान लीजिए जिसका घर है उसके घर को ही हम अगर बर्बाद कर दें तो जैव विविधता कम होगी। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, उसे अगर मार देंगे तब भी कम हो जाएगा। पर्यावरण में अगर प्रदूषण हो या दवानाल जंगल में जो आग लगता है अपने आप, ठीक है, तो ये सभी कारण से भारत में जैव विविधता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो मैंने भी बताया था कि चिपको आंदोलन वनों की कटाई रोकने से संबंधित था। ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में एक औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मतलब कि संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में कहाँ से शुरुआत इसका किया गया था? तो इसका शुरुआत ओडिशा से किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 जंगल, 1/3 जो वन है वो कौन सा वन पाया जाता है? तो रक्षित वन 1/3 है। ठीक है। मतलब 3 हिस्से में 1 हिस्सा क्या है? रक्षित वन है। अगला प्रश्न है भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो स्तनधारी कितने % है जो लुप्त हो सकते हैं? तो 20%। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सदाबहार वृक्ष चीड़ कौन सा वृक्ष है? चीड़। तो पूछा जा सकता है चीड़ किस तरह का वृक्ष है? तो सदाबहार। और ये औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? तो चीड़ कहाँ पाया जाता है भाई? चीड़ तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। याद रखिएगा चीड़ कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे अगर आप देखना चाहिए तो इसे भी देख लीजिए। एक सींग वाला गैड़ा, तो एक सींग वाला गैड़ा काजीरंगा, और काजीरंगा कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखिए कॉर्बेट कहाँ है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल लिखा हुआ है, लेकिन ये उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड के नाम से जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए तो सरिस्का, कौन सा? सरिस्का। तो सरिस्का कहाँ पाया जाता है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, तो यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। पेरियार, तो पेरियार कहाँ पे है? पेरियार केरल में। पेरियार केरल में। और सबसे अधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं कौन सा वन? तो
तो आरक्षित वन जो है वह सबसे अधिक मूल्यवान माने जाते हैं। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखने से पहले अब देखिए अगला चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है जल संसाधन, और इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू बनेंगे उसे हम देखेंगे डिटेल में। नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल में मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ भाग है 3/4, मतलब कि 4 भाग में से 3 भाग धरती पे क्या है? जल है। मतलब लगभग 75% जल है, ठीक है। लगभग बोला जाता है पर उतना नहीं है, ठीक है। तो 3/4 भाग, अगर चौथाई में बोला जाए तो 3/4 भाग धरातल पर जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण क्या है? मतलब कारण क्या नहीं है? तो देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट अगर पानी में फेंकिएगा, उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट को, तो जल की गुणवत्ता खराब होगी। अगर केमिकल मिलाइएगा, रसायन मिलाइएगा, तब भी खराब होगा। अगर कीटनाशक का प्रयोग कीजिएगा फिर भी तब भी जल की गुणवत्ता खराब होगी। पर असमान वितरण, अगर मान लीजिए, असमान वितरण का क्या मतलब है कि कोई क्षेत्र में पानी अधिक पाया जाता है, कोई क्षेत्र में कम पाया जाता है, तो इसके कारण उसकी गुणवत्ता खराब नहीं होती है, ठीक है। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अति प्रबल संभावना है इस प्रश्न की पूछे जाने की, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध, कौन सा? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। देखिए, यहाँ अर्जुन आ रहा है, नागार्जुन, और यहाँ कृष्णा, ठीक है। तो अर्जुन और कृष्णा का जोड़ी महाभारत, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि राज्य का नाम बताइए जहां हर घर, क्या है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण, देखिए ये भी आई क्वेश्चन है कि हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है, कौन सा राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। और हर कोई इसका आंसर क्या मार के आता है पता है? राजस्थान, जिसके कारण वह फंस जाता है, ठीक है। तो हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण किस राज्य में आवश्यक कर दिया गया? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? विश्व की, देखिए, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे भारत में, और वह राज्य है मेघालय। और मेघालय में भी एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी, ठीक है। तो चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है, कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यह पश्चिमी राजस्थान को पेयजल, पीने का जल उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभी हम जल संसाधन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन घुमा सकता है कि जल विद्युत, भारत में जल विद्युत से कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो लगभग भारत का 22% जो बिजली है वह जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल बताइए, जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। जल चक्र संभव है ना? तो जल चक्र संभव है, मतलब जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? देखिए, अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि छत वर्षा जल संग्रहण कहाँ अनिवार्य कर दिया गया है, तो तमिलनाडु आंसर था। और यहाँ पूछ रहा है कि छत वर्षा जल संग्रहण जो राजस्थान में किया जाता है उसका क्या नाम है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो राजस्थान में किया जाता है, नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं किया गया है, उसको टाँका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाँका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल स्रोत है? अलवणीय, तो भौम जल जिसमें लवण नहीं पाया जाता है, सतही जल इसमें भी लवण नहीं पाया जाता है, सतह के अंदर, भूमि के अंदर। वर्षण जल, मतलब वर्षा जल में भी लवण नहीं होते हैं, ये अलवणीय जल है। तो ये सब जो है अलवणीय जल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जबकि समुद्री जल दिया रहता तो वह लवणीय जल था, ठीक है। जल दुर्लभता का कारण क्या है? मतलब जल का कमी, दुर्लभता मतलब दुर्लभ, बहुत कम मिल रहा है, तो जल का कम मिलने का कारण क्या है? तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसकी आवश्यकता बढ़ेगी, तो इससे कमी होगा ना। जल का असमान वितरण,
हर जगह बराबर वर्षा नहीं होती है, ठीक है। राजस्थान में कम हुआ, मेघालय में बहुत ज़्यादा हुआ, कहीं औसत होता है, तो हर जगह तो वितरण एक समान नहीं है, तो इसके कारण भी जल दुर्लभता होती है। जल संरक्षण का ना होना, और एक सबसे मेन कारण है कि जल को हम बचा करके नहीं रखते हैं, जल संरक्षण नहीं करते हैं। मतलब ये तीनों कारण क्या है, जल दुर्लभता का है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल, देखिए पूछा जाता है कि गुल और कुल क्या है। गुल या कुल जो बोलते हैं तो सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे गुल और कुल कहते हैं। और ये कहाँ किया जाता है, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। तो नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध है। तो इसका आंसर ही ये हो जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ, सरदार सरोवर पे चलाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में जल के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो महासागर में विश्व का जो कुल जल है उसका 96.5, देख रहे हैं 96.5, मतलब कि 96.5% भाग महासागर में केवल पाया जाता है। और बचा कितना इधर, बाकी सब जगह अगर मिला के देखा जाए तो 3.5%, 3.5% भाग पूरे धरातल पे पाया जाता है। किसको छोड़ के, समुद्री जल को छोड़ के, महासागर वाला जल को छोड़ के, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल जल का, कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय। देखिए अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण नहीं पाया जाता है, तो अलवणीय जल या फिर इसी को बोला जाता है पीने लायक जल। तो जिसमें लवण नहीं मिला रहेगा वही जल को हम पी सकते हैं, हम समुद्री जल को नहीं पी सकते, ठीक है, उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। तो पीने लायक जल मात्र 2.5% है। कितना परसेंट है, 2.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, देखिए क्या नाम है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो बांस से ड्रिप बनाया जाता है, ड्रिप पता है ना, पाइप के माध्यम से, मतलब कि पाइप के माध्यम से पौधे के जड़ तक पानी पहुंचाया जाता है, वही ड्रिप सिंचाई प्रणाली। और ये बांस से किया जाता है, किससे, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जो कि मेघालय में प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है। मतलब बहुउद्देश्य नदी परियोजना महानदी पे है, नर्मदा नदी पे है, सतलुज व्यास पे है, पर यमुना के लिए कोई भी बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं लाई गई है। तो याद रखिएगा कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना किस पे नहीं लाई गई है, तो यमुना पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है। ताज़ा पानी, तो जो भूमि का जल हम लोग निकालते हैं, भूजल, भूमि के अंदर से, वह ताज़ा पानी है, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान में जो परियोजना था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन सा, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ भी आप चाहे तो इसे देख लेते हैं। टिहरी बांध किस नदी पे है, टिहरी, क्या, टिहरी। तो हरी टी पी के क्या करेगा आदमी, भागेगा, तो भागीरथी नदी पे, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, ठीक है। हीराकुंड महानदी, तो देखिए हीरा महान नदी में पाया जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। टी मतलब चाय, हरी चाय पी के लोग क्या करेंगे, भागेंगे। भाखड़ा नांगल, देखिए भाखड़ा नांगल, तो कौन सा हो जाएगा, सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल सतलुज नदी, ठीक है। अगला सरदार सरोवर, देखिए अभी बताए कि सरदार सरोवर जो है नर्मदा पे है, मतलब सरदार पटेल थे क्या थे, मर्द थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन कितने हैं। तो सिंचाई के मुख्य साधन कितने हैं बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महानदी से होकर गुजरती है। तो महानदी कहाँ से, उड़ीसा, कहाँ से गुजरेगा महानदी, उड़ीसा से, ठीक है। अब अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। मतलब एक ही फसल अगर बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसे किस प्रकार का फसल बोला जाता है, तो उसे रोपण कृषि बोलते हैं। किस तरह का कृषि, रोपण कृषि में बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, फसल उगाई जाती है।
अगला है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से रबी फसल कौन है? रबी फसल किसको बोलते हैं? तो जो शरद ऋतु में बोए जाते हैं। चना हो गया रबी फसल, ठीक है। खरीफ फसल जो बरसात ऋतु के लिए है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? मतलब कि जिसे फल होता है, फलीदार फसल है जिसे प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसी के जड़ों में, दालों के जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन चक्रण के लिए आवश्यक है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो कौन सा घोषणा करता है, बताइए, बोलिए। तो न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करता है फसलों को सहायता देने के लिए, ठीक है, सरकार। अगले प्रश्न की ओर, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? मतलब कर्तन दहन प्रणाली कृषि का एक प्रकार है, कर्तन दहन प्रणाली, जिसे मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो पामलू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि पामलू क्या है? तो पामलू एक कृषि दहन प्रणाली है। पामलू क्या है? तो कृषि दहन प्रणाली है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रोपण कृषि फसल का उदाहरण कौन है? तो इसमें से रोपण कृषि, ठीक है, तो रोपण कृषि चाय, कॉफ़ी, ये सब रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बताइए भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसे, VVI क्वेश्चन है कि भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम में। पूछेगा कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कहाँ होगा? कर्नाटक में। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम और कॉफ़ी का कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन रबी फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए, गेहूँ शरद ऋतु में बोया जाता है, ठंडे ऋतु में बोया जाता है, सरसों भी, चना भी, ठीक है। तो तीनों है रबी फसल। जबकि चावल क्या है मेरा? चावल बताइए कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, जो बरसात ऋतु में बोए जाते हैं, ठीक है। तो चावल खरीफ फसल होगा, चना, गेहूँ, सरसों क्या है? रबी फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशा बुझते हैं ना, फाइबर, ठीक है। तो रेशा कौन नहीं है? तो देखिए, जूट से रेशा बनता है, तो जूट एक क्या हो गया? रेशेदार फसल है। सन भी होता है, उसमें रेशा होता है। कपास में भी रेशा होता है। रबड़ में कोई रेशा उसा नहीं होता है, तो रबड़ मेरे रेशेदार फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जूट हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, सन, ये सब रेशेदार है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? तो देखिए, अभी कपास और जूट क्या है? रेशेदार फसल मेरा है। रबड़, कॉफ़ी, ये सब रेशेदार फसल में नहीं आते, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? मतलब कि सबसे अधिक, देखिए, उत्पादक एक अलग बात है और निर्यातक। उत्पादक मतलब उत्पादन करना, निर्यात मतलब कि दूसरे देश में सप्लाई करना, ठीक है। तो जो भारत जो है, किस पेय पदार्थ का, पेय माने पीने वाला पदार्थ, तो पीने वाला पदार्थ में चाय या कॉफ़ी ही आंसर जाएगा। दही तो भी जा सकता है पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पेय फसल का उदाहरण जिसमें उत्पादन में अग्रणी, मतलब सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक निर्यात भी करता है, दूसरे देश में भी बेचता है, तो वह चाय है। और चाय भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम। शाम की चाय मेरी तरफ से, असम मतलब आ जा शाम की चाय मेरी तरफ से, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीड़ों का पालन किया जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो कृषि पता ही है सबको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य, गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन इसे भी VVI कर लीजिए। सुनहरा रेशा, तो जूट को, जिसे एक और नाम पटसन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? पटसन।
को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, पटसन जूट बोलिए, दोनों सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। एक ही नाम है, पटसन या जूट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। देखिए, खरीफ फसल इसमें से कौन नहीं बताइए। तो चावल मेरा बरसात ऋतु में बोया जाता है, मतलब चावल खरीफ है, बाजरा खरीफ है, मक्का खरीफ है। और चना क्या है भाई, चना रबी फसल है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के सूखतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो बताइए, जहाँ काली मिट्टी आपको नजर आ गया तो क्या याद रखना है, कपास। का से काली, का से कपास, का से काली और का से कपास। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। ठीक है, तो देखिए याद कैसे रख लीजिएगा। काली तो रात क्या होती है, काली, मतलब गुजरेंगे रात में तो काली रात हो गया। और का से कपास। ठीक है, का से काली, का से कपास, और रात कैसी होती है, वो भी काली होती है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ। ऑपरेशन फ्लड, देखिए ऑपरेशन फ्लड मतलब कि दूध का उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। और इसी को बोला जाता है श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुआ था। ठीक है, और इसके लिए कौन, मतलब बोला जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे बोला जाता है, मतलब दुग्ध क्रांति का जनक। तो वर्जिस कुरियन, क्या बोलिएगा, वर्जिस कुरियन, नाम याद रखिएगा, वर्जिस कुरियन। वर्जिस कुरियन, वर्जिस कुरियन को बोला जाता है कि दुग्ध उत्पादन का या दुग्ध क्रांति का जनक। ठीक है, वर्जिस कुरियन। एक बार फिर बोलिए, वर्जिस कुरियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। भाई खरीफ मतलब बरसात ऋतु, याद रखो, चावल हो गया, मक्का हो गया, और क्या हो सकता है, बाजरा हो गया, सब खरीफ फसल का उदाहरण है। जबकि चना, गेहूँ, ये सब किसका उदाहरण है, तो सब रबी फसल का उदाहरण। अगला है कि भारत के दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, मतलब मुख्य खाने वाली फसलें। तो भाई सबसे अधिक हम लोग चावल खाते हैं, उसके बाद रोटी खाते हैं। तो चावल हो गया फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में जो रोटी, रोटी किससे बनता है, गेहूं से। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, चावल और गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, आगे भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं इसे भी। ठीक है, देख लीजिएगा कि कर्तन दलहन प्रणाली को उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस रूप से जाना जाता है। तो अभी बताए थे मैंने, पामलू के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, पामलू, पामलू के नाम से जाना जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले कौन से फसल हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी कौन सा है बताइए। तो ये सब तो सब क्या है, अनाज है ना, ज्वार बाजरा। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में राज्य में सबसे अधिक गन्ना, तो गन्ना कहाँ भाई, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखना चाहे कि विश्व में देश में तिलहन, तिलहन सबसे अधिक कहाँ होता है भाई, तेल, तो तेल बोला जाए तो भारत में सबसे अधिक होता है तिलहन फसल। ठीक है, अगला है देखिए कि कर्तन दलहन प्रणाली कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है, बताइए झारखंड में क्या कहा जाता है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या, अब अगले चैप्टर जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर 5, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याग हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है। मतलब कि इसमें से कौन सा जो है अपक्षयित पदार्थ के चट्टान के कारण बनता है, मतलब अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याग हुआ चट्टानों से बनता है, तो बॉक्साइट जो है वो बनता है। ठीक है, अगला है कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। भी आई क्वेश्चन कर लीजिए इसे, जितना स्टार मार सकते उतना स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने की पूर्व सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा मेरा जो है, कोडरमा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अब्रक का अग्रणी उत्पादन, मतलब सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है, कोडरमा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण संचयन होता है। तो देखिए क्या होगा, तलछट्टी चट्टान,
तल छठ देखिए क्या पढ़िएगा, तल छठी चट्टाने में निक्षेपण वाला होता है। ठीक है। अगला है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट जो बालू होता है, रेत होता है, उसमें थोरियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थोरियम। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर खनिज क्या है? तो हर कोई जानता है कि सबसे कठोर क्या है, हीरा सबसे कठोर होता है। और हीरा किसका अपर रूप होता है? तो कार्बन का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है साइंस में कि हीरा किसका अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, मतलब कार्बन का ही रूप है वो। अगला प्रश्न है खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत है। उत्पादक देश कौन सा है विश्व में? भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। पूछा जाए भारत में भी सबसे अधिक कहाँ, तो झारखंड के कोडरमा में। कहाँ पे? कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। VVI क्वेश्चन है भाई कि अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कोडरमा में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस ऊर्जा खनिज को, क्या है कि किस ऊर्जा खनिज को काला सोना, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना बोला जाता है कोयला को, काला सोना कहा जाता है। ठीक है, कोयला को क्या बोला जाता है? काला सोना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अत्याधिक खनिज का उदाहरण नहीं है, मतलब अधात्विक खनिज, मतलब जो धातु नहीं है। तो इनमें से कौन धातु नहीं है बताइए? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन नहीं है? ठीक है, तो अधात्विक खनिज का उदाहरण मतलब जिसमें अधातु नहीं पाया जाता है। तो देखिए बॉक्साइड एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का धात्विक खनिज है, मतलब ये एल्युमिनियम का खनिज है। तो एल्युमिनियम क्या है? धातु। तो बॉक्साइड क्या है? धात्विक खनिज है, ना कि अधात्विक। ठीक है, जबकि अभ्रक अधात्विक है, मतलब अधातु है। सल्फर भी अधातु है, चूना पत्थर भी अधातु है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो धात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज बोलेंगे ना, कि वैसा खनिज जिसमें क्या धातु पाया जाएगा वह धात्विक खनिज है। तो इसमें धात्विक खनिज का उदाहरण कौन नहीं है? मतलब पोटास धात्विक खनिज नहीं है, पोटास अधात्विक खनिज है। क्या है ये? अधात्विक, अधात्विक है। ठीक है, जबकि सीसा बोला जाए तो वह भी धात्विक खनिज है। तांबा भी धात्विक खनिज है, जस्ता भी धात्विक खनिज है। तांबा Cu बोलते हैं, कॉपर, जस्ता को Zn जिंक, सीसा को Pb लेड। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादाम पहाड़ खदानें किस लोएस्क पेटी में स्थित है? तो जो बादाम, बादाम नहीं है बादाम है, बादाम का जो पहाड़ खदानें हैं वह कौन सा लोएस्क पेटी के अंतर्गत आता है? तो वह आता है उड़ीसा झारखंड पेटी। ठीक है, तो लोएस्क का पेटी है, उड़ीसा झारखंड पेटी के अंतर्गत आता है बादाम पहाड़ के खाने। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम प्रकार का लोएस्क। देखिए सबसे अच्छा लोएस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोएस्क है। ठीक है, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य। तांबा सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, कॉपर में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, तांबा को ही कॉपर बोलते हैं ना, Cu। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक तो उड़ीसा। देखिए उत्पादक से उत्पाद मतलब कि जो खनिजों के उत्पादन का अग्रणी राज्य है उससे एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबको अच्छा से देख लीजिएगा और एक जगह लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? मतलब सबसे अच्छा कोयला बोल सकते हैं तो एंथ्रासाइट। ठीक है, कोयले का जो गुणवत्ता होता है इसे हम लोग याद रखते हैं ABC, मतलब AB मतलब सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, A फॉर एंथ्रासाइट और फिर B फॉर बिटुमिनस। ठीक है, तो सबसे अच्छा गुण वाला एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा, देखिए क्या नाम है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में। इसका D नंबर ऑप्शन राइट आंसर। R फॉर रावत, R फॉर राजस्थान, RR। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का अयस्क है ना बॉक्साइट, तो ये सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है? उड़ीसा में। देखिए हम इससे भी एक ट्रिक पहले हम बनाए थे कि क्या
निखिल के लोहे के बक्से में उड़ीस। क्या बनाए थे ट्रिक, फिर से याद रखिएगा। निखिल के लोहे के बक्से में उड़ीस, लोहे के बक्से में उड़ीस, ये मेरा ट्रिक था। ठीक है, लिख लीजिएगा। निखिल के लोहे के बक्से में उड़ीस, मतलब कि निकेल हो गया, लोहा मतलब लोहा हो गया, बक्सा मतलब बॉक्साइट हो गया, में उड़ीस माने उड़ीसा हो गया। मतलब कि निकेल में, लोहा में, बॉक्साइट में अग्रणी राज्य कौन है मेरा, तो उड़ीसा है। याद रख लीजिएगा। निकेल के लोहे के बक्से में उड़ीस, मतलब निकेल, लोहा और बॉक्साइट सबका अग्रणी राज्य कौन है, मतलब सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। मतलब चूना पत्थर कौन सा उद्योग में जरूरी होता है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त धातु है, मतलब किसमें लोहा पाया जाता है। तो बताइए, लोह युक्त धातु, मैग्नीज लोह युक्त धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, अगर देखना चाहें तो देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में बालाघाट के खाने पूछा जाता है कि बालाघाट का जो खदान है किस लिए प्रसिद्ध है, तो कांसा के लिए। बालाघाट की खदान में कांसा। ठीक है। झरिया रानीगंज बोकारो, तो झरिया देख के ही पता चल जाएगा कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। खनिज में बोला जाए तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो एस्क में पाए जाते हैं, मतलब खनिज एस्क में पाए जाते हैं। ठीक है। मुंबई हाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या है बताइए, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, मतलब कि पेट्रोलियम को यहाँ साफ़ किया जाता है। ठीक है, मुंबई हाई में, जो कहाँ पड़ता है, अरब सागर में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो परंपरागत जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है भाई, तो क्या है, कोयले को हम पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पे बोलेगा कोयला किस चट्टान में बनता है, तो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है। मयूरभंज, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मयूरभंज और केंदुझर कहाँ पे है, तो मयूरभंज और केंदुझर मेरा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, मयूरभंज तो याद रखिएगा। जैसे मयूरभंज लोह एस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह से एक लोह एस्क का झारखंड में है जिसका नाम है नावामुंडी। क्या नाम है, नावामुंडी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नावामुंडी किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगला चैप्टर की ओर बनते हैं, विनिर्माण उद्योग। कौन सा चैप्टर है, विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो भैया अभी हमने देखा चूना पत्थर को कच्चा माल सीमेंट उद्योग में। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है, मतलब स्टील उत्पादन के लिए। ठीक है। स्टील कौन उत्पादन करवाता है बताइए बाजार में, स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है कौन सा, तो सेल, एस फॉर स्टील और एस फॉर सेल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, मतलब बॉक्साइट। तो बॉक्साइट बोले कि किस चीज़ का है, एल्युमिनियम का एस्क है, तो एल्युमिनियम होगा ना। निम्न में से कौन सा दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र में, तो दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्रों में क्या निर्मित होता है बताइए, तो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला है लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, तो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, आधारभूत उद्योग किसको बोला जाता है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण क्या है, मतलब कि हुगली नदी पर पटसन उद्योग क्यों फैले हैं ज़्यादा, तो यहाँ कारण ये है कि यहाँ कच्चा माल मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहला कारण कि कच्चा माल मिल जाता है। दूसरा कारण कि जल परिवहन सस्ता होता है, जल से मतलब ढुलाई करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, और बाजार की सुविधा भी है। तीनों कारण हैं जिसके कारण पटसन उद्योग कहाँ पे है, तो हुगली नदी। पूछ सकता है कि हुगली नदी पे कौन सा उद्योग है, तो पटसन उद्योग। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं। तो जो खनिज धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वैसे उद्योग को बोला जाता है खनिज आधारित उद्योग, मतलब जिसका बेस क्या है, खनिज है, उसे खनिज आधारित उद्योग बोलेंगे। अगला है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, मतलब कि कच्चा माल
को मूल्यवान उत्पादन, मतलब कच्चा माल लीजिए और कीमती चीज़ बनाइए, तो ऐसे उद्योग को क्या बोलते हैं? विनिर्माण उद्योग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विनिर्माण। डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई, देखिए भिलाई क्या नाम है? भिलाई। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पूछा जाता है भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, ये किस देश की सहायता से बनाया गया था? बताइए बताइए। ठीक है, किसके सहायता से? भिलाई, आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। शायद मेरे ख्याल से रूस होगा, ठीक है, या सोवियत संघ जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? बताइए। तो जमशेदपुर जो है, इसमें लोहा और इस्पात उद्योग के अलावा यहाँ पे वाहन निर्माण उद्योग है, मतलब कि गाड़ी का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, जमशेदपुर में इस्पात नगरी जिसको बोलते हैं, तो लोहा और इस्पात उद्योग के अलावा यहाँ पे वाहन निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, अगला है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग 1854 में। पूछ सकते हैं कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लागू लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचते हैं? बताइए कि कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचते हैं? कौन सा कंपनी? सेल। सेल जो है वह क्या करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचता है, मतलब अपने इस्पात सब क्षेत्र में बेचते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में हर चीज़ बनाता है। ठीक है, सेल स्टील से संबंधित। अगला है कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कौन बताइए कृषि आधारित उद्योग नहीं? तो भाई रेशम तो कृषि पे निर्भर करता है, चीनी भी करता है, वनस्पति भी करता है, पर तांबा में कृषि का क्या योगदान है? बताइए। तो तांबा परगनल में कृषि का कोई योगदान नहीं है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तांबा परगनल। ठीक है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए इसको, VVI कीजिए कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर, बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पाद नहीं है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में क्या नहीं बनता? बताइए। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या नहीं बनेगा? हवाई जहाज बनेगा उसमें? हवाई जहाज नहीं बनता है, पेजर बनता है, रडार होता है, कंप्यूटर होता है, हवाई जहाज नहीं बनती। अगला प्रश्न है भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान क्या है? मतलब रासायनिक उद्योग में भारत का स्थान पहला है। कितना स्थान पे है भारत? पहला स्थान पे है? नहीं, तीसरे स्थान पे है। बताइए कितने स्थान पे है? तो कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। भारतीय रसायन उद्योग में एशिया का स्थान तीसरे है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है कि कच्चा पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है? तो विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, ये तो जानते हैं। भद्रावती लोहा तथा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग अभी मैंने देखा कि 1854 में लगाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहले सीमेंट, देखिए क्या है? पहला सीमेंट संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। सूती उद्योग जो है किस पे आधारित है? तो कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग है सूती उद्योग। अब अगला चैप्टर और आखिरी चैप्टर, इसके प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। क्या नाम है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़ते हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ते हैं। मतलब पोरबंदर मेरा पश्चिमी क्षेत्र में है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और सिलचर कहाँ पड़ता है? बताइए। ये मेरा पूर्वी क्षेत्र में है, जो कहाँ पड़ता है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतर हानियाँ तथा देरी को घटाता है? बताइए। तो पाइपलाइन, जो पाइपलाइन है इससे क्या होता है कि वाहन के दौरान जो हानि होता है उसको, और देरी जो होता है
इसको घटाता है पाइपलाइन सुविधा। तो पाइपलाइन परिवहन अब बहुत जगह होने लगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। क्या है नाम, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये तीनों जुड़े हुए हैं इस पाइपलाइन की मदद से, ठीक है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो बताइए, पूर्वी तट पे बोल रहे हैं, पूर्वी तट पे मतलब पूरब साइड में। तो विशाखापट्टनम, कौन सा, विशाखापट्टनम जो है वह मेरा पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो रेल जो है, रेल परिवहन का प्रमुख साधन है भारत में, ठीक है, रेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द या दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु क्या है। उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण मतलब इधर नॉर्थ साउथ। तो साउथ में क्या है, तो कन्याकुमारी है, ठीक है। अगला है कि राज्यों की राजधानी, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़क क्या कहलाते हैं। राज्यमार्ग कहलाते हैं। क्या कहलाता है, राज्य महामार्ग। राज्यों की राजधानी को जोड़ते हैं उसको राज्य महामार्ग कहते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज पता है ना किसको कहते थे, जो चारों महानगर हैं उसको जोड़ता है, उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज। मतलब दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलोर ना, भाई सब चारों हैं, नहीं, दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नई। दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं। तो गांव को शहर से जो जोड़ता है उसको बोलते हैं अनी सड़कें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनी सड़कें, ठीक है। सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था। मतलब सीमा सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का फुल फॉर्म पूछता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना किया गया था 1960 में। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, ठीक है। दिल्ली और अमृतसर किस राज्य, देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है। तो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है राजमार्ग संख्या 1, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है। पतन किसको बोलते हैं, बंदरगाह को ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे विकसित पतन कौन सा है, बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे विकसित पतन जो है वह मेरा है कांडला। कौन सा, कांडला जो है सबसे विकसित पतन है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लो अयस्क के निर्यात के लिए संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो सबसे प्रमुख पतन यहाँ पे कौन सा है। तो देखो मार्मागाओ, क्या है, मार्मागाओ लो अयस्क के निर्यात के लिए सबसे प्रमुख पतन है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे बड़ा में सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाता है वो मुंबई आया था ना, उसी तरह भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन, प्राचीन मतलब पुराना, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित पतन में से एक कौन है। तो सबसे पुराना बोला जाए तो कौन सा है, चेन्नई वाला, चेन्नई, ठीक है। अगला है भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1853 में चली थी, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH7, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसे भी कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को जोड़ता है, इसे क्या कहा, कौन, तो कन्याकुमारी जोड़ता है। कौन जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी जो सबसे आखिरी में है तमिलनाडु में। अगला है कि परिवहन के सबसे सस्ते वाहन, सबसे सस्ता कहाँ पड़ता है। तो जलमार्ग में सबसे सस्ता पड़ता है परिवहन करना।
स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन क्या है? तो विशाखापट्टनम में, जो कि स्थल से घिरा हुआ है और सुरक्षित है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु बताइए, तो हल्दिया को सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। कोलकाता में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इसके लिए। अगला है शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो बताइए इसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 1 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। यहाँ क्या भराएगा? 1। तो इस तरह से हमने मास्टर वीडियो कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और विश्वास कीजिए कि इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ज्योग्राफी से, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।